नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स, जो कि क्लास 12th का है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर 1 है। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर जो है, इसमें कई सारी परिभाषाएं हैं जो हर साल हमारे कह सकते हैं एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 परिभाषा इस चैप्टर से। बस इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में इतनी ही परिभाषा हैं और आपका यह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे टॉप 10 डेरिवेशन, या कह सकते हैं टॉप 5 डेरिवेशन, जिससे आपको पढ़ाई में दिक्कत ना होने पाए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 1। क्या बच्चों? पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 12th, टॉप 10 कह सकते हैं टॉप 10 क्वेश्चन है। बस बच्चों इतना आप क्वेश्चन कर लीजिए टॉप 10, उसके बाद आपको नहीं करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा अर्थात आप कह सकते हैं थ्योरी। जो बच्चों थ्योरी वाले प्रश्न होते हैं, उसमें सिर्फ आपको इस चैप्टर सिर्फ कितना बार पढ़ना है? तो टॉप 10 कह सकते हैं टॉप 10 क्वेश्चन ही पढ़ना है। बस इतना पढ़ लीजिए आप, और इससे कह सकते हैं भरपूर नंबर ले जाइए। तो आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या पहली परिभाषा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? कूलाम का नियम क्या होता है, आइए हम आपको समझाते हैं। तो कूलाम का नियम तो एक कह सकते हैं कि इन्हीं दो आवेशों में के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। मान लीजिए कोई दो आवेश है, ठीक है, हमने माना ये कोई दो आवेश है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस में क्या होगा? आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी जब दोनों चिन्ह विपरीत रहेंगी तो आकर्षण रहेगा। अगर जब दोनों चिन्ह मान लीजिए जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इसमें क्या रहेगा? तो इसमें आकर्षण रहेगा। और ये जो मान लीजिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? ये प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है? किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल यानी कह सकते हैं कि यहाँ देखिए ये पॉइंट्स इसको हम दर्शाते हैं, इसको मान लीजिए गुणा कर लीजिए। तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इनके बीच की ये दूरी है बच्चों, इसको हम कैपिटल स्मॉल r से दर्शाते हैं। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया? इनके बीच की जो दूरी है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए कोई फोकस है, ठीक है, फोकस, तो एफ के अनुक्रमानुपाती यानी कह सकते हैं किसी मतलब कह सकते हैं, देखिए कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। तो बल यानी फोर्स यानी एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, यहाँ देखिए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा है। तो अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, यहाँ देखिए पहले इसका पहले गुणनफल है, तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मान लीजिए हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है? तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, यहाँ दूरी है बच्चों, तो वहाँ नीचे है तो 1/2 ही r² तो ही लिखेंगे कि दूरी के वर्ग बोला है तो स्क्वायर लगाए हैं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए इसको हम समीकरण मान लिए 2। क्या मान लिए बच्चों? इसको समीकरण मान लिए 2। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, ठीक है। जब हम समीकरण 1 और 2 को करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ प्रोपोर्शनल, यानी कह सकते हैं एफ अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 अपॉन r²। एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, जब इसको हम हटाएंगे अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती हटाते ही हम इसकी जगह क्या लगा देंगे? के यानी स्थिरांक। तो हमारे पास यहाँ देखिए स्थिरांक लग गया है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है, एक स्थिरांक बराबर होता है अनुक्रमानुपाती बराबर होता है 1/4 पाई ε0। तो इसको अगर हम जब पूरा लिखेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा? तो यह बराबर हमारे पास आएगा निकल कर 1/4 पाई ε0 इंटू यहाँ पर क्या लिखा है? Q1 Q2 अपॉन r²। यही होता है बच्चों हमारा कूलाम के नियम का फार्मूला। क्या होता है बच्चों? कूलाम के नियम का फार्मूला होता है। हम आपको बता दें कि जो 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट होता है यह 9 गुणे 10 घाते 9 के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है और कहीं कहीं ये लिखा रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, आप घबराइएगा नहीं। ये हुआ हमारा क्या बच्चों, तो ये हुआ हमारा कूलाम का नियम। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, अभी हम आपको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से, तो बच्चों आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पहले हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझा देते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु है प्लस, ठीक है, ये कोई बिंदु है माइनस, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपको इसमें क्या कह रहा है कि किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए ये प्लस क्यों हो गया, ये माइनस क्यों हो गया, यानी प्लस क्यों आवेश तथा माइनस क्यों आवेश। तो कह रहा है कि किसी आवेश, ये आवेश है ना, आवेश के समुदाय की चारों तरफ, क्या कह रहा है बच्चों, आवेश के समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है। अभी इसके चारों तरफ कोई तो कह सकते हैं, कोई तो मतलब कि चारों तरफ कोई तो रेखा होगी, कोई तो सीमा होगी। अभी एक चुम्बक ले लीजिए, एक चुम्बक यहाँ रख दीजिए, एक चुम्बक यहाँ रख दीजिए। अभी यहाँ पर लोहे का बुरादा रख दीजिए चारों तरफ। अगर आप चुम्बक यहाँ रखेंगे ना बच्चों, कुछ इसी प्रकार आकृति बन जाएगी। कुछ इसी प्रकार क्या बन जाएगी बच्चों, आकृति बन जाएगी। तो उसी आकृति क्या कह रहा है, मतलब क्षेत्र हो गया ना, तो वो उसका क्षेत्र हो गया। तो उसका क्षेत्र मतलब वो जहाँ तक उसका प्रभाव, मतलब उसके प्रभाव का अनुभव किया जा रहा है, उससे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उससे ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। उम्मीद है बच्चों आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आया होगा। आइए देखते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो तीसरा पॉइंट कह रहा है वैद्युत क्षेत्र तथा तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं अभिक्रिया नहीं, परिभाषा है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया वह परीक्षण आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया वह परीक्षण आवेश जहाँ पर Q0 तथा इस पर कार्य करने वाले बल F, यहाँ देखिए F है ना बच्चों, इस पर कार्य करने वाले बल F के अनुक्रमापात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, और यह एक सदिश राशि है। कह सकते हैं कि इस जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और हाँ बच्चों, जो अगर आपको इसकी राशि पूछ ले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की राशि क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की राशि ई कह सकते हैं कि सदिश होती है। कैसी होती है, सदिश राशि। दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 सदिश राशि, नंबर 2 बच्चों अदिश राशि। तो बच्चों अब आइए हम आपको इस फार्मूले की सहायता से करके दिखाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए क्या कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र, यहाँ देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर कार्य करने वाले बल F के अनुक्रमापात, यहाँ देखिए अनुपात है ना बच्चों, के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए फिर से देखिए, हाँ देखिए, आप अपने इतना लिख लीजिएगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर कार्य करने वाले बल F के अनुपात, यहाँ देखिए आपको भी अनुपात लगा था ना,
नहीं दिख रहा है। अनुपात के कह सकते हैं कि अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और इसको हम वोल्ट मीटर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर इसका जैसे सदिश राशि कह रहा है, राशि निकालनी हो या तो कह सकते हैं कि हम बीमा निकालनी हो, तो इसकी बीमा होती है, न्यूटन की बीमा होती है MLT-2। ये हो गया बच्चों, ये LT2-2 होता है, यही होता है बच्चों किसका फार्मूला, न्यूटन का फार्मूला, न्यूटन का सदिश मात्रा में क्या, तो बीमा। और कूलाम का तो आपको पता ही है AT होता है। जब प्यारे बच्चों इसको हम ऊपर ले जाएंगे AT को, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हम जब ऊपर इसको, हाँ तो प्यारे बच्चों जब इसको हम ऊपर AT को ले जाएंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा MLT। यहाँ देखिए 2 T है, एक T ऊपर और जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 3T, यानी कह सकते हैं MLT⁻3। और A है ना, A यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ देखिए बीमा निकल कर आ गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं चौथा टॉपिक क्या है। चौथा टॉपिक हमारा है आवेश, जिसको हम कहते हैं चार्ज। तो आवेश यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, क्योंकि बच्चों यह भी कई बार पूछा गया है आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का सीजीएक मात्रक क्या होता है, एक आवेश में कितने जूल, कितने कूलाम, कितने क्या, ये सब भी आता है। तो आइए हम देखते हैं आवेश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके संपर्क में अगर कोई वस्तु रख देने पर उसमें क्या हो जाता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है। अर्थात कह सकते हैं कि आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, आवेश कहते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई, जैसे ये लोहे का राड है, ठीक है बच्चों, ये लोहे का राड है, इसको हम किसके संपर्क में रख दें, तो हम अगर आवेश के संपर्क में रख देंगे तो इसमें क्या करने लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का काम करने लगेगा। क्योंकि बच्चों ये जो राड है या तो इसमें धनावेश होगा या तो इसमें ऋणावेश होगा। तो जो धनावेश या ऋणावेश होगा तो या तो इसमें कूलाम में धनावेश होगा या तो ऋणावेश होगा। तो इसमें क्या करने लगेगा, तो इसमें बल का अनुभव करने लगेगा। उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे ही हम आवेश कहते हैं। आवेश को हम क्यों से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो आवेश को हम क्यों से डिनोट करते हैं या कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं और हम सी से कहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए सी से लिखते हैं, किसको हम कूलाम भी कहते हैं, क्योंकि इसका मात्रक ही कूलाम होता है बच्चों। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आइए देखते हैं। तो आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में अगर हम लिखें तो इसका मात्रक होता है बच्चों कूलाम, जिसको हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, कूलाम कह सकते हैं। और बच्चों अगर एक मतलब आवेश का जो मात्रक होता है, अगर इसका एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक भी कूलाम ही होता है, कुछ और नहीं होता है। और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं। आवेश को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि आवेश का मतलब ही होता है चार्ज। जब चार्ज पहला अक्षर ही लिया गया है, इसीलिए इसको हम सी से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों ये 5वां टॉपिक है, 5वां पॉइंट है, ये वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बच्चों वैद्युत फ्लक्स हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये प्रायः हर साल पूछे जाते हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसको हम देखते हैं कि क्या वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है, अर्थात कह सकते हैं कि जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहाँ पर वैद्युत कह सकते हैं वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं दूर दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चों आपको दिखाते हैं करके। हाँ तो प्यारे बच्चों आइए दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए ये कोई आवेश Q है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दूरी पर कोई आवेश माइनस Q है, ठीक है, यहाँ पर कुछ दूरी है, यहाँ पर प्लस Q है, तो उसके कुछ दूरी पर माइनस Q है। तो बच्चों क्या कह रहा है कि जहाँ पर आवेश पास पास होते हैं वहाँ पर आवेश प्रबल होता है, तथा जहाँ पर आवेश दूर दूर होते हैं वहाँ पर आवेश दुर्बल होता है। तो इसी क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि हम प्यारे बच्चों इसको ही हम क्या कहेंगे, तो इसको ही हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा क्या था प्लस Q, ये हमारा क्या है माइनस Q। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, पास पास हैं, पास पास है ना बच्चों। तो यहाँ पर पास पास होने के कारण यहाँ पर वैद्युत बल जो बल रेखाएं होंगी वो प्रबल होगी। परंतु बच्चों यहाँ देखिए यहाँ कितनी दूर दूर है ना, तो जब यहाँ पर कितनी दूर दूर हैं तो यही दूरी के कारण ही, यही दूर दूर बल रेखाओं को दूर दूर होने का कारण ही इनको क्या कहती हैं, इनको दुर्बल बना देती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि दुर्बल कहलाती हैं। अर्थात कह सकते हैं जैसे यहाँ देखिए दूर दूर हैं तो ये इनकी बल रेखाएं जो होंगी ये दुर्बल हो जाएंगी। अर्थात कह सकते हैं बच्चों जैसे एक परिवार होता है, अगर परिवार में सभी भाई मिलजुल कर रहेंगे, अगर सभी भाई मिलजुल कर रहेंगे तो परिवार क्या रहेगा, प्रबल यानी मजबूत रहेगा। कह सकते हैं कि उससे लड़ने की क्षमता किसी में नहीं होगी। अगर वही परिवार बच्चों, अगर वही परिवार सब भाई, मान लीजिए कोई एक भाई यूपी में रह रहा है, कोई दूसरा भाई बिहार में रह रहा है, तीसरा भाई राजस्थान में रह रहा है, तो इसी प्रकार अगर जब अलग अलग भाई जो हैं अलग अलग क्षेत्र में रहेंगे तो उसको आसानी से भी कोई भी मार सकता है, या कह सकते कोई भी सता सकता है। तो यही कारण हमें यहाँ भी दर्शाती हैं कि जब वैद्युत बल रेखाएं पास पास रहेंगी तो वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर प्रबल रहेगा। परंतु जैसे ही वैद्युत क्षेत्र दूर दूर हो जाएंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। यही क्रिया ही क्या कहलाती है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको वैद्युत फ्लक्स समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों तो हमने 5 पॉइंट देख लिया है। अब आइए देखते हैं प्यारे बच्चों छठा पॉइंट क्या है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। छठा पॉइंट यही है क्या, यदि हम आइए देखते हैं छठा पॉइंट का, आवेश का रेखी घनत्व। आवेश का घनत्व मेनली 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखी घनत्व, नंबर 2 पृष्ठीय घनत्व, तथा नंबर 3 होता है बच्चों एक और होता है, नंबर 3 होता है प्यारे बच्चों आवेश। 1 नंबर होता है रेखीय घनत्व, नंबर 2 होता है पृष्ठीय घनत्व, नंबर 3 होता है आयतन का घनत्व। तो पहले हम आइए देखते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, फिर उसके बाद देखेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व, जो कि हमारे चैनल SWR पर कह सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। तो बच्चों आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और मज़ेदार और कह सकते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या आवेश का रेखीय घनत्व। यदि कोई आवेश कोई आवेश क्या है, Q है, किसी रेखा की लंबाई L पर, कहाँ पर बच्चों, मान लीजिए कोई आवेश Q है, किसी रेखा की लंबाई L पर समान रूप से विस्तृत, यानी कह सकते हैं पड़ रहा हो, विस्तृत हो रहा हो तो प्रति एकांक लंबाई पर जो विस्तृत आवेश हो रहा है, आवेश को ही हम प्रति एकांक लंबाई के, यहाँ देखिए बच्चों, प्रति एकांक आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। एकदम आसान है बच्चों, हम आपको फिर से देखिए समझा रहे हैं। मान लीजिए अब देखिए यदि कोई आवेश Q है, ठीक है, किसी रेखा की लंबाई L पर, ठीक है, L पर समान रूप से विस्तृत है, तो प्रति एकांक मान लीजिए कोई एकांक आवेश है, उस पर प्रति एकांक आवेश पर कोई लंबाई होगी, तो लंबाई पर वितरित आवेश को ही हम आवेश की मात्रा गिरेगी उसे ही हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसे हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
और यह एक कैसी राशि है प्यारे बच्चों, तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। अब आइए हम आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से करके दिखाते हैं, ठीक है। आप उस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी यदि कोई आवेश Q तथा उसके लंबाई L के अनुपात पर प्रति एकांक लंबाई के अनुपात पर वितरित होने वाले आवेश को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, को ही हम रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए, तो इसका मात्रक जो होता है रेखीय घनेश का आवेश, इसका मात्रक क्यों यानी आवेश हो गया, और लंबाई क्या हो गई, लीटर हो गई। तो लंबाई इसकी लीटर मान लीजिए, कोई कुछ गया था किलोग्राम हो गया, यही होता है, ठीक है। अब आइए इसकी हम आपको बीमा करके दिखाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए बीमा करके आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बीमा आवेश यहाँ पर क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन क्या था प्यारे बच्चों, L, ठीक है। अभी हमने आपको इसके पहले वीडियो में आवेश का मात्रक बताया था क्या होता है, तो इसकी बीमा होती है AT, और लंबाई की क्या होती है टोटल, तो लंबाई L है तो सिर्फ L ही रहेगा। जब ये L ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ATL, तो L प्लस में है तो ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो इसकी बीमा निकल कर आएगी AT माइनस का L माइनस का 1, ATL माइनस 1। तो किसकी बीमा है बच्चों, तो ये प्यारे बच्चों ये किसकी बीमा है, तो हम कह सकते हैं आवेश का रेखीय घनत्व का बीमा है। अब आइए हम देखते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों हमने 6 पॉइंट देख लिया है। अब आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 7। ये पॉइंट नंबर कौन सा है, तो ये पॉइंट नंबर 7 है। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 7 क्या है प्यारे बच्चों। तो पॉइंट नंबर 7 है आवेश का रेखीय घनत्व, हो गया है। अब आइए देखते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। यदि Q कूलाम के आवेश, अभी हमने बताया ना बच्चों, इसमें सिर्फ आवेश सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा तो क्षेत्रफल बदलेगा, जो कि कह सकते हैं कि जैसे क्षेत्रफल था या लंबाई थी, या तो कह सकते हैं कि आयतन ही बदलेगा, बस उससे इसको ही बदलना अलग 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 परिभाषा बना देती है। तो क्या कहता है मेरे बच्चों, यदि Q कूलाम के आवेश का किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है यानी पड़ रहा हो, समान रूप से वितरित हो रहा हो यानी पड़ रहा हो, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो किसी Q कूलाम के आवेश को किसी पृष्ठ कह सकते हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित है, तो समान रूप से जो वितरित आवेश है वो प्रति क्षेत्रफल भी वितरित होगा। तो वितरित आवेश की मात्रा जो होती है, आवेश की जितनी मात्रा वितरित होगी अर्थात कह सकते हैं पड़ेगी, उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से नहीं, इसे हम कह सकते हैं कि इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से नहीं बच्चों, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, तो क्या रो से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यह एक कैसी राशि होती है, तो यह एक सदिश राशि होती है। तो ये कैसी राशि होती है बच्चों, सदिश राशि होती है। थोड़ा ये जो कह सकते हैं ये चिन्ह हमें थोड़ा सा ध्यान कम है, याद नहीं आ रहा है किसका चिन्ह है, आप देख लीजिएगा एक बार प्लीज़, क्योंकि हमें शायद लग रहा है दूसरे चीज़ का चिन्ह है, याद नहीं आ रहा बच्चों। तो इसका क्या मात्रक होता है बच्चों, इसका रो इज इक्वल टू, या तो कह सकते हैं, हाँ तो प्यारे बच्चों अब आइए इसको हम कह सकते हैं फार्मूला की सहायता से करके देखते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, कोई क्या है, आवेश है। हाँ तो प्यारे बच्चों कोई आवेश Q है, तो किसी Q कूलाम के आवेश को किसी पृष्ठ के समान कह सकते हैं, किसी Q कूलाम के आवेश को पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से अगर विस्तृत किया जाए तो उस पर
विस्तृत किया जाए तो उस क्षेत्र पर जो आवेश की मात्रा वितरित होगी उसे ही हम कहेंगे पृष्ठ का घनत्व कहेंगे। तो इसे हम पृष्ठ का घनत्व कहते हैं। तो यह एक कैसा मात्रक होता है, यह एक सदिश मात्रक होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको पृष्ठ का घनत्व समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। क्या? गॉस का नियम। गॉस का नियम किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा, या तो कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होती है। एक फिर से देख लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा, या तो कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होती है। अब आइए इसको हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से करके दिखाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आइए आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ गुजरने वाली कोई वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कोई वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्या कह रहा है? बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कोई वैद्युत फ्लक्स का कुल उस फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश बोले तो क्यों, उस परिबद्ध कुल कह सकते हैं परिबद्ध कुल आवेश क्यों के ε0 1/ε0 गुना होती है। यही होता है बच्चों क्या? गॉस का नियम। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ बंद पृष्ठ है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा, वैद्युत फ्लक्स, यहाँ इसको हम वैद्युत फ्लक्स करता है, ये पूरे चिन्ह को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स के यहाँ देखिए कि परिबद्ध, यहाँ ये जो इक्वल का चिन्ह है इसको हम परिबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिबद्ध कहते हैं। तो कुल आवेश के उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश क्यों कि 1/ε0 गुना होती है। यही क्या होता है बच्चों? यही होता है हमारा गॉस का नियम। यही होता है प्यारे बच्चों हमारा गॉस का नियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं 9वां टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है आइए देखते हैं। तो परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जो कि वैद्युत बल के मान को कम करता है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ जो वैद्युत बल होता है उसके जो मान होता है उसको कम करता है। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? और बच्चों यह एक बीमाहीन राशि होता है, अर्थात कह सकते हैं इसका कोई राशि नहीं होता है। प्यारे बच्चों यह कह सकते हैं इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको हमसे खुद स्वयं एग्जामिनर ने खुद इसका क्या पूछा था, परावैद्युतांक क्या होता है। वाइवा में बच्चों पूछा था, वाइवा में परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक क्यों बीमाहीन राशि होता है, ये पूछा था हमसे। हमने बता दिया था, इसीलिए हमको 30 में से 30 पूरा मिला था प्यारे बच्चों हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि परावैद्युतांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जो कि क्या करता है, किसी माध्यम का वह गुण होता है जो कि परावैद्युतांक के बल के मान को कम करता है। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? यह एक बीमाहीन राशि होता है। अब आइए हम आपको परावैद्युतांक समझाते हैं। परावैद्युतांक वो होता है बच्चों जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वायु है, तो वायु जो है परावैद्युतांक उसका मात्र एक होता है, ठीक है। किसमें? परावैद्युतांक जो है, जो परावैद्युतांक प्यारे बच्चों वो किसमें? मान लीजिए कोई पदार्थ वायु है तो वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। उसी प्रकार मान लीजिए कोई परावैद्युतांक जैसे मान लीजिए अधातु है तो अधातु का परावैद्युतांक होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको परावैद्युतांक समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट नंबर 10।
हाँ तो प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 10 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि हर साल किसी या 2 नंबर में 4 नंबर में पूछ लेता है कि कूलाम की जो सीमाएं होती हैं वो किस किस बात पर निर्भर करती हैं, हमें बताइए। तो आप लिख देंगे सीधे सीधे कि जो कूलाम के नियम की सीमाएं होती हैं वो निम्न सीमा कह सकते हैं, निम्न बातों पर नियम, या कह सकते हैं निम्न नियम पर निर्भर करती हैं। जैसे नंबर 1, कूलाम का नियम स्थिर तथा खुला आवेशों पर ही लागू होता है। जो कूलाम का नियम होता है स्थिर और खुले आवेश पर ही लागू होता है। फिर नंबर 2 लिख देंगे आप, कूलाम का जो नियम होता है, कूलाम के नियम की सहायता से परमाणु तथा कार्य नाभिक का कार्य ज्ञात करते हैं। जो कूलाम के नियम की सहायता से ही हम किसका, परमाणु और नाभिक के कार्य को ज्ञात करते हैं। और नंबर 3 प्यारे बच्चों, कूलाम के जो नियम होता है उसका 10⁻⁻15 मीटर तक की दूरी को ही सीमित होता है। मतलब कह सकते हैं कि 10⁻0 से लेकर 10⁻15 तक ही सीमित होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। आप अगर यह 3 टॉपिक ही लिख देते हैं तो आपको 2 में से 2, 3 में से 3 या तो 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। और बच्चों उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना कह सकते हैं नहीं भूलिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों अभी हमको आपके शेयर की आवश्यकता है, इसीलिए प्लीज़ शेयर करना अवश्य शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।